मीरा और उसकी सहेलियां रुक गई। उनका पहले वाला ठहाका भी अब थम चुका था। मीरा के पास खड़ी युवतियां चौड़ी आंखों से उस युवक को देखने लगीं जो कभी उनके कुल का गर्व हुआ करता था। उनके चेहरों पर कई तरह के भाव थे, कुछ में सहानुभूति, कुछ में तिरस्कार। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में अब भी एक लगाव था। वह उस युवक से बात करना चाहती थी जिसने कभी उसका दिल जीत लिया था। लेकिन हकीकत यह थी कि अब उनके बीच का फासला बहुत बड़ा था और एक अशक्त व्यक्ति पर वक्त बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़कर फिर ढीली की और मन में सोचा, चलो नमस्ते ही कर लेते हैं। आखिर वह अब भी मेरा बाऊ भैया है। आरव को मीरा के विचारों का अंदाजा नहीं था। उसके हाथ सिर के पीछे थे और वह आराम से चलता चला जा रहा था। जब वह करीब पहुंचा, मीरा के चेहरे पर मुस्कान आई, मगर अगले ही पल उस युवक के व्यवहार ने वह मुस्कान जमा दी, जैसे चेहरा अजीब बन गया हो। दोनों हाथ सिर के पीछे रखे हुए आरव ने उनकी पूरी टोली को अनदेखा किया और सीधे आगे निकल गया। पीछे से मीरा ने लाल होंठ खोले और हैरान रह गई। अपनी खूबसूरती के बावजूद उसे कभी किसी ने इस तरह अनदेखा नहीं किया था। अपमान और गुस्से से उसने पुकारा, आरव भैया। रुकते हुए आरव ने पीछे नहीं देखा। उसकी आवाज सपाट और भावहीन थी, जैसे किसी अजनबी से बात कर रहा हो। क्या बात है? उसकी आवाज सुनकर मीरा हड़बड़ा गई और धीमे से बोली, कुछ नहीं। आरव ने भौहें उठाई, फिर सिर झटक दिया और आगे बढ़ गया। उसकी जाती हुई परछाई को देखते हुए मीरा ने गुस्से में पैर पटके और दूसरी राह पकड़ ली। मुड़ते हुए रास्ते से आरव ने ऊपर देखा। सामने एक विशाल भवन था जिस पर 3 लाल अक्षर लिखे थे, दौ तकनीक सभागार। भीतर से आती आवाजों को सुनकर आरव हैरान हुआ। सामान्यतः यहाँ कोई नहीं आता था, आज इतनी हलचल क्यों? कंधे उचकाते हुए वह अंदर चला गया। जैसे ही आरव भीतर पहुंचा, कई कुल युवाओं ने उसे देखकर चिल्लाकर उसका स्वागत किया। सभागार 2 हिस्सों में बटा था। पूर्वी भाग में कुल की तकनीकें रखी थीं और पश्चिमी भाग में एक बड़ा प्रशिक्षण मैदान था। अभी वहां भीड़ इकट्ठी थी। सबके सब बीच में 2 लोगों के युद्ध को देख रहे थे। देखो, निशांत भैया की डॉची कितनी घनी है। क्या वह 8वें स्तर पर पहुंच गए हैं? हाँ, 2 महीने पहले ही निशांत भैया 8वें स्तर के डॉची पर पहुंच गए थे। पर भले ही उनके पास 8वां स्तर है, कावेरी बहन के पास 9वां स्तर है। निशांत भैया के जीतने की संभावना बहुत कम है। चलो कावेरी बहन, आगे बढ़ो। भीड़ की बातें सुनकर आरव रुका और उसकी नजर उस युवती पर पड़ी जो हल्के बैंगनी रंग की पोशाक में थी। उसे दूसरों से लड़ने का वक्त कैसे मिल गया? आरव ने मन में सोचा और फिर पूर्वी हिस्से की ओर गया। उसने एक काला स्क्रॉल निकाला और खोला। उस पर बड़े पीले अक्षरों में लिखा था, मध्यपीठ शिलाखंड हस्त पुस्तकालय के पास टिककर आरव धीरे धीरे उस तकनीक को पढ़ता रहा और बीच बीच में प्रशिक्षण मैदान की ओर देखता रहा। पूरा सभागार मानो 2 दुनियाओं में बटा था, पश्चिम में शोर और पूर्व में शांति। कावेरी की प्रतिद्वंद्वी लगभग 17-18 साल का एक सुंदर युवक था। निशांत, वह मुख्य बुजुर्ग का पोता था। उम्र में छोटा होने के बावजूद वह 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। पूरे कुल में कावेरी के सिवा कोई उससे आगे नहीं था। आरव का उसके प्रति दृष्टिकोण सामान्य था। वे कभी कभार मिलते थे और औपचारिक बातें करके अलग हो जाते थे। शायद उसके पिता और मुख्य बुजुर्ग के बीच तनाव के कारण आरव हमेशा उससे एक अजीब सी शत्रुता महसूस करता था। लेकिन जब वह कमजोर था, तब भी निशांत ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया था। हल्की मुस्कान के साथ आरव ने अपने विचार झटक दिए और दोबारा स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित किया। मैदान में कावेरी एक हल्की बैंगनी तितली की तरह फुर्ती से निशांत के तेज हमलों को टाल रही थी। उसके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी। एक और वार रोकने के बाद कावेरी की नजर सहजता से सभागार में घूमी और फिर अचानक रुक गई। पूर्वी भाग में टिके हुए स्क्रॉल में डूबे आरव को देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसकी मुस्कान ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कावेरी बहन, सावधान! किसी ने भीड़ में चिल्लाया। पीछे से आती प्रचंड ऊर्जा को महसूस करते हुए भी कावेरी की नजरें आरव पर टिकी रहीं। उसी पल आरव ने सिर उठाया और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने चिंतित होकर सिर हिलाया। आरव के चेहरे पर चिंता देखकर कावेरी ने शरारती अंदाज में पलकें झपकाईं। उसने हल्का सा एक कदम बाईं ओर लिया और उसी से उसने निशांत के सारे वार बचा लिए। इसी बीच उसकी सफेद हथेली सुनहरी रोशनी से दमक उठी और सीधी निशांत के सीने पर आ लगी। एक खूबसूरत घुमाव के साथ उसने वार की शक्ति को मोड़ा, जबकि निशांत पीछे की ओर 10 से अधिक कदम लुढ़कते हुए प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर जा गिरा। एक ही वार में निशांत को परास्त कर देना, यह देखकर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। हा,
कावेरी बहन सच में हमारे कुल की सबसे मजबूत युवा हैं। हारने के बावजूद निशांत मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी आंखों में प्रेम साफ छलक रहा था। हालांकि दोनों को भाई बहन कहा जाता था, लेकिन कुल के ज्यादातर सदस्य असल में रक्त संबंधी नहीं थे, और कावेरी तो विशेष रूप से बाहरी थी। उसकी नजरों को अनदेखा करते हुए कावेरी ने हल्के से सिर झुकाया और बोली, निशांत भैया, आपने मुझे जीतने दिया। यह कहकर बिना रुके वह मुस्कुराती हुई सीधे पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ी। सबकी नजरें अब उसी दिशा में चली, और वहां था आरव। अब वह सबकी निगाहों का केंद्र बन चुका था, पर वह अभी भी अपनी दुनिया में खोया चुपचाप स्क्रॉल पढ़ता रहा। आरव भैया, वो नन्ही सी लड़की शर्माते हुए आरव के सामने खड़ी थी। उसकी कोमल सफेद हथेलियां पीछे की ओर हिल रही थीं। वह हल्का सा आगे झुकी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें की कलाओं जैसी चमक रही थीं। उसके प्यारे चेहरे पर 2 हल्के गड्ढे थे। अपने सामने रखे स्क्रॉल से नजर हटाकर आरव ने उस लड़की की ओर देखा, फिर पूरी सभा की ओर दृष्टि घुमाई। सबकी निगाहें उसकी ओर टिकी देखकर वह मुस्कराया और बोला, लड़की, मुझे पता है तुम्हारा आकर्षण बहुत है, लेकिन मुझे बांटने की जरूरत तो नहीं है ना? है? मुस्कुराते हुए अन्या उसके बगल में बैठ गई। वह हल्के से पीछे की ओर झुकी, जिससे उसके बदन की लकीरें उसके तंग वस्त्रों से छलक उठीं। उसने यूं ही एक स्क्रॉल उठाया और आरव की ओर देखते हुए बोली, आरव भैया, क्या आप चौथे स्तर के दूकी तक पहुंच गए हैं? यह सुनकर स्क्रॉल में खोए आरव ने नजर ऊपर उठाई। पहले 10 स्तरों में दूकी बहुत हल्का होता है और लगभग महसूस नहीं होता। जब तक कोई अपनी ऊर्जा बाहर न निकाले या परीक्षा स्तंभ का उपयोग न करे, किसी का स्तर पता लगाना असंभव होता है। पर अनन्या ने तो बस कुछ सेकंड में देखकर ही बता दिया था। यह तो आश्चर्यजनक था। ये लड़की आखिर है कौन? आरव ने मनी मन सोचा। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो दू तकनीक उपयोग की थी, वो निश्चित ही उच्च स्तर की थी, और वह उनके कुल की नहीं थी। इन सब विसंगतियों पर विचार करते हुए आरव ने सिर हल्का सा झुकाया और अन्या की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ, चौथा स्तर। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। यह तुम्हारे पिछले आधे महीने के अभ्यास का ही परिणाम है ना? उसने पूछा। हाँ, थोड़ा सिर हिलाते हुए आरव ने स्वीकार किया और फिर स्क्रॉल पर नजर डालते हुए बोला, पर बताओ, तुम्हें दूसरों से लड़ने की फुर्सत कैसे मिली? बोर हो रही थी। अनन्या ने उसकी तरह कंधे उचकाए, फिर हल्के दुख भरे चेहरे से बोली, पिछली बार के बाद से आरव भैया ने तो अनन्या को देखने तक नहीं आए। क्या आप डरते हैं कि मैं पैसे वापस मांग लूंगी? आरव ने रुककर हंसते हुए कहा, अगले साल युवराज्य संस्कार है, तो क्या मैं अभ्यास छोड़े बैठा रहूं? वैसे भी। उसने उसकी उदास आंखों को देखकर सिर पर हल्के से हाथ फेरा और बोला, अब से वादा रहा, समय निकालूंगा। यह सुनकर अन्या के चेहरे की उदासी मिट गई, लेकिन उनकी इस बातचीत को देख सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गई। पुस्तक रैक के नीचे बैठे दोनों को देखते हुए नीरज का चेहरा तमतमा उठा। उसके हाथ मुट्ठियों में बंधते और खुलते रहे। कुल के वरिष्ठ की संतान होने के नाते नीरज हमेशा खुद को खास समझता था। उसने मन ही मन अनन्या को अपनी होने वाली पत्नी मान लिया था। हालांकि यह सब उसकी एक तरफा सोच थी, लेकिन अब अपनी पत्नी को किसी और के साथ हंसते बतियाते देख उसका सीना जल उठा, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि कुल के निकम्मे से। गुस्से में सांस छोड़कर नीरज ने चेहरा शांत किया, अपने वस्त्र ठीक किए और सबकी निगाहों के बीच धीरे धीरे आरव और अनन्या की ओर बढ़ा। सभा में बैठे दर्शक मुस्कुराने लगे। सब जानते थे कि नीरज का गुस्सा कहाँ जाएगा, पर उनका मजाक आरव के लिए था, नीरज के लिए नहीं। आरव अब भी शांत था। स्क्रॉल पर अंकित ऊर्जा पथ को याद कर रहा था, लेकिन अपनी तीव्र आत्मिक अनुभूति से उसने महसूस किया कि नीरज उसकी ओर बढ़ रहा है। वह मन ही मन बोला, यह लड़की तो हर बार मुसीबत साथ लाती है, और उसने स्क्रॉल मोड़ दिया। है आरव भैया, क्या आप यहाँ नई तकनीकें सीखने आए हैं? अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ उच्च तकनीकें दिखा सकता हूँ। हालांकि तुम्हारे पास उन तक पहुंचने का अधिकार शायद नहीं होगा। नीरज मुस्कुराते हुए बोला। आरव ने स्क्रॉल वापस शेल्फ पर रखा और सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी उनकी जरूरत नहीं है। अरे, भूल गया मैं, नीरज ने व्यंग्य से कहा। आरव भैया के पास तो बस तीसरा स्तर दू की है। इतनी ऊंची तकनीकें सीखना तो मुश्किल ही होगा। आरव ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि नीरज जानबूझकर चुभा रहा है। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे पता है तुम अन्या का ध्यान खींचना चाहते हो, लेकिन सच कहूं तो तुम बहुत बचकाने हो। आरव की इस बेरहम बात पर नीरज का चेहरा कस गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि आमतौर पर शांत रहने वाला आरव इस तरह पलटकर बोलेगा। वह तिरस्कार भरी हंसी हंसा। लगता है आरव भैया को मुझसे शिकायत है। क्यों न थोड़ी कौशल परीक्षा कर लें। देखते हैं इन वर्षों में कितना सुधरे हो। क्या मैं तुम्हारे साथ परीक्षा लूं? स्क्रॉल नीचे रखकर अनन्या ने ठंडी निगाहों से कहा। नीरज की आंख फड़क उठी। उसके भीतर की जलन और बढ़ गई। क्या तुम सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानते हो? उसने ताना मारा। आरव ने बिना भाव बदले धीरे से उत्तर दिया। 3 साल पहले तो तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। वह उंगलियों के बल खड़ा होकर दूसरी स्क्रॉल तक पहुंचा, उस पर जमी धूल उड़ाई और शांत स्वर में बोला। आरव की यह शांत मुद्रा देखकर नीरज के भीतर और खींच भड़क उठी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। चाहे आरव कितना भी कमजोर हो, वह कुल प्रमुख का बेटा था। गहरी सांस लेकर नीरज बोला, आरव, अब तुम वो प्रतिभाशाली नहीं रहे जो 3 साल पहले थे। आज तुम सिर्फ एक अपंग हो। तुम अन्या के लायक नहीं। अगर तुम में जरा भी मर्दानगी है तो अभी यहीं से चले जाओ, वरना अगले साल युवराज्य संस्कार में जब कुल की चुनौती स्वीकार करनी होगी, तब मैं तुम्हें सच्चा अपंग बना दूंगा। आरव के होंठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे। उसने नीरज की ओर अजीब नजरों से देखा, फिर आंखें घुमाई, स्क्रॉल उठाई और बाहर चल पड़ा। नीरज को लगा कि उसकी बात का असर हो गया, लेकिन तभी पीछे से आरव की आवाज आई, ठीक है, अगले साल कोशिश करना मुझे सच में अपंग बना देने की। अपने पीछे से आती ठंडी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए आरव ने उस स्क्रॉल को कसकर पकड़ लिया और डॉ तकनीक हॉल के प्रबंधक से उसकी रजिस्ट्रेशन पूरी की। फिर वह कावेरी के साथ आलस भरे कदमों से बातें करता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। सुन लड़के, जरा ठहर जा। जब तुझे कबीले से निकाल दिया जाएगा, तब तेरे से बदला लेने का मेरे पास पूरा समय होगा। मुखिया की सुरक्षा के बिना तू कुछ भी नहीं है। पीछे जाते हुए आरव को देख निशांत के सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। अपनी जुनलाहट निकालने के लिए उसने पास की बुक शेल्फ पर जोर से हाथ मारा और लकड़ी पर हल्का सा हाथ का निशान रह गया। डॉ तकनीक हॉल से बाहर निकलने के बाद आरव ने कावेरी के साथ पास के पहाड़ों में पूरा दोपहर बिताया और जब आसमान अंधेरा होने लगा, तब वह अपने कमरे में लौट आया। कमरे में पहुंचकर और दरवाजा बंद करते ही उसके कंधे ढीले पड़ गए। उसने स्क्रॉल को पास की मेज पर रखा, एक कप चाय पी और हाँफते हुए बोला, ये लड़की तो सच में बहुत चलती है। उस लड़की का इतिहास भी साधारण नहीं है। कमरे में एक बूढ़ी रहस्यमयी आवाज गूंजी। थके हुए भाव से सिर उठाते हुए आरव ने अपने सामने प्रेत से दिखाई देने वाले ईशी देव को देखा। होंठ टेढ़े करते हुए उसने पूछा, गुरुजी, क्या आपको उसका इतिहास पता है? थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। ईशी देव मुस्कुराए, लेकिन जब उन्होंने आरव की जिज्ञासु नजरों को देखा तो बोले, मत पूछो, अभी ये बात तुम्हारे किसी काम की नहीं। जो कह सकता हूँ वह बस इतना कि उसका पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। आरव ने आंखें घुमाई और मजाक में ईशी देव को बीच की उंगली दिखा दी। तू ये बेकार सा स्क्रॉल क्यों उठा लाया? क्या तेरे पास बहुत वक्त है? ईशी देव ने पास आकर स्क्रॉल खोला और देखते ही चौंक गए। बेकार? आरव ने छत से कहा, वैक्यूम हैंड के अलावा मुझे कोई और डॉ तकनीक नहीं आती। पहले तो मैं बस अभ्यास करता रहा सर, पर तकनीकें सीखने की समझ नहीं थी। कबीले में तो सिर्फ हवांग स्तर की डॉ तकनीकें ही सभी सीख सकते हैं। अगर मैं ये भी ना सीखूं तो वयस्कता समारोह में दूसरों को कैसे हराऊंगा? तो तू मुझसे नई तकनीक उगलवाना चाहता है। चालाक ईशीदेव तुरंत आरव की नीयत समझ गए। भले ही उसकी चाल पकड़ ली गई थी, फिर भी आरव ने मासूम चेहरा बनाकर ईशीदेव को पिल्ले जैसी नजरों से देखा। डॉ तकनीक में क्या रखा है? जब तू रसायन विद्या सीख लेगा, तब लोग तुझे ऊंचे स्तर की तकनीकें देने के लिए झगड़ेंगे। ऋषिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा और आरव के मुरझाए चेहरे को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मुझे अभी चाहिए उच्च स्तर की तकनीक, आरव ने उदासी से कहा। उसे देखकर ऋषिदेव हंस पड़े। चलो ठीक है, आखिरकार तुम मेरे शिष्य हो, कुछ दया तो बनती है। ताकि तुम लाचार न रहो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। यह सुनकर आरव के कान खड़े हो गए। वह बेहद उत्सुक था कि उसका रहस्यमय गुरु उसे कैसी तकनीक सिखाने वाला है। तुम्हारी वैक्यूम हैंड तकनीक भले ही क्षुआन स्तर की है, पर उस स्तर के हिसाब से थोड़ी कमजोर है। अभी तुम्हारा डॉकी ज्यादा मजबूत नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी क्षुआन स्तर की तकनीक सिखाऊंगा जो सिर्फ फाई डुआन की पर ही असरदार हो सकती है। कौन से स्तर की क्षुआन तकनीक है? यह सुनते ही आरव की आंखें चमक उठीं। मुझे लगता है यह क्षुआन उच्च स्तर की थी। इसका मालिक तो मुझे इसे स्वीकारने के लिए गिड़गिड़ाया था। मुझे वैसे तो दिलचस्पी नहीं थी, पर वह बहुत जिद्दी था, तो मैंने बदले में उसके लिए एक औषधि तैयार कर दी।
ऋषिदेव ने ऐसे सहज भाव से कहा जैसे यह कोई मामूली बात हो। क्षुआन उच्च स्तर, और वह भी गिरगिरा कर तुम्हें देने आया था? आरव के माथे पर काली लकीरें उभर आईं। जो तकनीक उसके पूरे कबीले में सबसे ऊंची मानी जाती थी, वही ऋषिदेव के लिए बेकार थी। उसे समझ नहीं आया कि हमसे या सिर पकड़े। आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। यह कहते हुए ऋषिदेव ने अपनी उंगली बढ़ाई और हल्के से आरव के माथे को छुआ। थोड़ा सिर दर्द महसूस करते हुए आरव ने पाया कि एक विशाल मात्रा में जानकारी उसके मस्तिष्क में भरती चली जा रही है। एक्टेन ब्लास्ट, क्षुआन उच्च स्तर की डॉ तकनीक, ये एक निट युद्ध क्लोज कम्बैट तकनीक है जो हमलों पर केंद्रित होती है। जब इसे पूर्ण रूप से सीखा जाए तो इसके वारों में 8 अलग अलग बल जुड़ते हैं और इसकी शक्ति दी निम्न स्तर की डॉ तकनीक के बराबर होती है। धीरे धीरे होश में आते हुए और सारी जानकारी को समझते हुए आरव ने गहरी सांस ली। दी निम्न स्तर के बराबर हमला। डॉ की महाद्वीप पर चाहे डॉ तकनीक हो या की विधि, क्षुआन स्तर और डी स्तर में बहुत बड़ा अंतर था, पर यह तकनीक दावा करती थी कि उसकी शक्ति डी स्तर से टक्कर ले सकती है। सूखी गले के साथ निगलते हुए आरव के चेहरे पर उत्साह फैल गया। अगर मैं इसे सच में सीख लूं तो शायद 4 डुआन की पर ही निशांत को हरा दूं। ज्यादा लालची मत बनो। ऋषिदेव की आवाज ठंडे पानी के छींटे जैसी थी। भले ही एक्टेन ब्लास्ट में डॉकी की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर यह शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। यह नजदीकी लड़ाई की तकनीक है, और तुम्हारे कमजोर हाथ पैरों के साथ अगर तुमने इसे ज्यादा जोर से चलाने की कोशिश की तो प्रतिद्वंदी को छूने से पहले ही तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। आरव का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। तो फिर मैं अपने शरीर की ताकत कैसे बढ़ाऊं? डॉ की बढ़ाना ही शरीर को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जितनी ऊंची डॉ की होगी, शरीर उतना ही मजबूत होगा। लेकिन अगर तुम इसे जल्दी बढ़ाना चाहते हो। ऋषिदेव की आंखों में शरारत चमकी। कौन सा तरीका? आरव ने डरते हुए पूछा। पिटाई खाकर? ऋषिदेव ठंडी हंसी हंसे। जितना ज्यादा पिटोगे उतनी जल्दी मजबूत बनोगे। आरव का चेहरा सख्त पड़ गया, जबकि ऋषिदेव के होंठों पर चालाक मुस्कान थी। सुबह का समय था। हल्का धुंध चारों ओर की पहाड़ियों को ढक चुका था और लंबे समय तक फैला रहा। मंद हवा के झोंके के बीच अचानक किसी के भारी सांसों और कराहने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ी के पीछे एक गुप्त घाटी में आरव के दोनों पैर जमीन में ऐसे धंसे थे जैसे पेड़ की जड़ें। उसके पंजे मिट्टी को जकड़े हुए थे, दांत भींचे हुए थे और माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसने केवल एक छोटा सा पायजामा पहन रखा था और उसके नंगे ऊपरी शरीर पर चोटों के निशान जाल की तरह फैले थे। उसके पीछे एक विशाल पत्थर के ऊपर ऋषिदेव आत्मिक रूप में पालथी मारे बैठे थे। चेहरा गंभीर था और नजरें आरव पर टिकटिकी थीं, जो दांत भींचकर दर्द सहने की कोशिश कर रहा था। अचानक ऋषिदेव ने अपनी हथेली ऊपर उठाई। उनकी हथेली से लाल रंग की मूर्त रूप में संकुचित डॉ की लपट निकली, जैसे चाबुक हो, और चटाक की आवाज के साथ आरव के कंधे पर पड़ी। कंधे पर एक लंबा नीला निशान बन गया। दर्द से मुंह कांप उठा और आरव ने ठंडी हवा दांतों के बीच से खींची। उसका कंधा सुन्न पड़ गया और तीव्र जलन उसके सीने तक जा पहुंची। वह लगभग संतुलन खोकर गिर ही पड़ा। लेकिन उसी दर्द के बीच आरव के भीतर की कमजोर डॉ की अचानक जीवंत हो उठी। वह उसके कंधे के प्रेशर पॉइंट्स और ऊर्जा मार्गों में बहने लगी। उस प्रवाह के साथ ठंडी ऊर्जा की लहरें उसकी हड्डियों तक उतरने लगीं, धीरे धीरे उन्हें मजबूत करती हुईं। फिर से करो। जब कंधे का दर्द थोड़ा थमा तो आरव के चेहरे पर दृढ़ता उभर आई। दांत भींचते हुए उसने जोर से पुकारा। ऋषिदेव ने संतोष से मुस्कुराया। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक हल्की खुशी थी। उन्होंने सिर हिलाया और फिर से लाल डॉकी की चाबुक हवा में चली। थराम थराम थराम। छोटी घाटी में चाबुकों की आवाजें गूंजती रहीं और साथ ही आरव के दबे हुए कराहों की। हर प्रहार ठीक उसी जगह पर पड़ता जहां तक आरव का शरीर सह सकता था। दर्द इतना तीव्र होता कि आरव की नसें तन जाती, पर यह नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सहनशक्ति की सीमा को तोड़ने के लिए था। प्रत्येक डॉ की चाबुक से आरव का चेहरा पीड़ा से विकृत हो उठता। उसके शरीर पर नए घाव उभरते चले गए। पुराने निशानों के ऊपर और भी चोटें बनती गईं। धराम। एक और प्रहार पड़ा और अंततः आरव का शरीर, जो अब तक लकड़ी के खंभे जैसा स्थिर था, अपनी सीमा पर पहुंच गया। उसके पैर कांपे और वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। हाँफते हुए उसने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, गुरुजी, कैसा रहा आज? ऋषिदेव ने हल्के गर्व के साथ कहा, बुरा नहीं। आज तुमने 84 डॉ की प्रहार झेले। आधे महीने पहले तो 9 प्रहार पर ही बेहोश हो जाते थे।
बहुत बढ़िया प्रगति है। उनकी आंखों में संतोष के साथ हल्की हैरानी भी झलक रही थी। आधे महीने में आरव की दृढ़ता और जज्बा उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। आज भी उन्होंने सोचा था कि 70 प्रहार पर वह गिर जाएगा, पर आरव ने 84 तक सह लिया। यह देखकर ईशी देव उसे मन ही मन सलाम कर रहे थे। गुरु की बात सुनकर आरव ने गहरी सांस ली और जमीन पर ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद दर्द थमता देख वह धीरे धीरे उठा और पास रखे पत्थर पर पड़े अपने कपड़े पहनने लगा। जब ठंडी कपड़े की सतह चोटों को छूती तो वह दांत भींच कर रह जाता। ऋषि देव की पारदर्शी देह धीरे धीरे प्रकाश की किरण में बदल गई और काले अंगूठी के भीतर समा गई। जाने से पहले उन्होंने वही वाक्य दोहराया जो वे हर बार कहते थे, जल्दी जाकर आधार अमृत में डूबो ताकि जमा हुआ रक्त भीतर कोई छिपा घाव न छोड़ दे। आरव ने सिर हिलाया, कपड़े पूरे पहने और जंगल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वह दर्द सहते सहते अपने कमरे में पहुंचा तो उसने कपड़े उतारे और सीधे लकड़ी के बड़े कटोरे में छलांग लगा दी जिसमें हरा ठंडा तरल भरा था। वह बर्फ सा ठंडा हरा अमृत उसके शरीर की जलन को धीरे धीरे कम करने लगा। आरव ने आंखें बंद कर ली और राहत भरी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद उसकी सांसें स्थिर हुई और थोड़ी ही देर में उसकी नींद की हल्की खर्राटों की आवाज आने लगी। दिन भर की निर्मम पिटाई के बाद शरीर और मन दोनों थक चुके थे और वह गहरी नींद में डूब गया। नींद में भी हरे तरल में हल्की तरंगें उठीं। उसमें छिपी शांत ऊर्जा धीरे धीरे आरव की त्वचा के रंध्रों में समाने लगी, जमे हुए रक्त को बाहर निकालते हुए और उसकी मांसपेशियों को मजबूत करती हुई। धीरे धीरे आरव का शरीर पहले से कहीं ज्यादा सशक्त होता गया। समय के साथ तरल का रंग भी हल्का पड़ने लगा। इसका मतलब था कि उसकी ऊर्जा अब आरव के भीतर समा चुकी है। पता नहीं वह कितनी देर सोया रहा। जब उसकी आंखें खुलीं तो सूरज की सुनहरी किरणें उसके कमरे में फैल चुकी थीं। सांस खींचते हुए उसने शरीर को खींचा और उसके जोड़ों से चर चर की आवाज आई। वह मुस्कुराया। पूरे शरीर में शक्ति का संचार महसूस हुआ। कमाल है, वह खुशी से चिल्ला उठा। लकड़ी के टब से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि हरा अमृत अब पूरी तरह पारदर्शी पानी बन चुका था। मतलब यह अमृत पूरी तरह इस्तेमाल हो गया। नाक खुजाते हुए उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आया। उसने आंखें बंद की और अपने डॉकी की अवस्था को महसूस किया। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और खुशी से हंस पड़ा। आखिरकार मैं 5वें दुआनची पर पहुंच गया। 1.5 महीने में चौथे दुआनची से 5वें दुआनची तक पहुंचना, यह गति तो पुराने अर्जुन के लिए भी असंभव थी। हालांकि ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के साथ साथ अपनी दुआनची बढ़ाना कठिन होता जाता है, लेकिन अर्जुन की प्रगति की गति देखकर लगता था कि अगले साल तक वह आसानी से 7वें दुआनची तक पहुंच जाएगा। बेशक यह सब इस शर्त पर निर्भर था कि अर्जुन के पास पर्याप्त मात्रा में आधार अमृत फिलिक्सर हो, वरना प्रतिदिन सहनी पड़ने वाली भयंकर मार से वह जिंदा नहीं बच पाता। आखिरकार बिना आधार अमृत के उसका शरीर इतनी क्षति झेल ही नहीं सकता था। इसलिए अर्जुन को इस समय सबसे जरूरी काम करना था और अधिक आधार अमृत के लिए औषधीय सामग्री खरीदना। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन अर्जुन की एक छोटी सी समस्या थी। वह कंगाल हो चुका था। बिस्तर पर बैठा अर्जुन कड़वा सा मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस हालत तक पैसे की कमी पहुंचा देगी। गिनती करते हुए उसने सोचा, पिछली बार से मेरे पास अब भी 9 स्ट्रेड सोने के सिक्के बचे हैं, लेकिन इतनी रकम में पिछली बार जैसी गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां खरीदना संभव नहीं है। ठोड़ी को सहलाते हुए अर्जुन की आंखें तेजी से घूमी। अचानक उसने पूछा, गुरुजी, नीलधूम घास और अस्थि धो पुष्प के छोटे पौधे काम आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, यज्ञाचार्य गुरुजी बोले, लेकिन उनका असर बहुत कमजोर होगा और जो आधार अमृत में बना रहा हूं वो खास तौर पर तेरे शरीर के अनुसार तैयार किया गया है। अर्जुन मुस्कुराया। कोई बात नहीं गुरुजी, इस बार घटिया सामग्री से ही काम चला लेते हैं। घटिया सामग्री? यज्ञाचार्य की आवाज में असंतोष छलका। तब तो उसका असर बेहद कमजोर होगा और अगला दुआनची पाने में तुझे कम से कम आधा साल लग जाएगा। क्या पैसे की तंगी है? गुरुजी ने कहा। तो उस लड़की से उधार ले ले। उसके परिवार की पृष्ठभूमि इतनी बड़ी है कि कुछ 1000 सोने के सिक्के उसके लिए कोई बात नहीं, या फिर अपने पिता से मांग ले। आखिर क्यों अपने प्रशिक्षण की गति धीमी कर रहा है? अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरुजी, शायद ये मेरा आत्मसम्मान है जो मुझे रोक रहा है। मैं बार बार किसी लड़की से उधार नहीं ले सकता, और पिता से मैं 2 महीने से उनसे मिल नहीं पाया हूँ। अगर उन्होंने पूछा कि पैसे क्यों चाहिए तो क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? अचानक अर्जुन के मन में एक विचार कौन था। गुरुजी,
ये आधार अमृत क्या कोई और भी बना सकता है? यज्ञाचार्य हंसे। बेटा, इस दौची महाद्वीप में अनगिनत जड़ी बूटियां हैं। उनमें से सही संयोजन खोजना जो राक्षसी कोर्ड मॉन्स्टर की हिंसक ऊर्जा को शांत कर सके, आसान नहीं। अगर कोई जड़ी बूटियां यूं ही मिला दे तो उसका रसायन पात्र फट जाएगा और खुद को उड़ा देगा। ये आधार अमृत मैंने सालों की तपस्या और प्रयोगों से तैयार किया है। हाँ, कोई भाग्यशाली व्यक्ति संयोग से इसे बना सकता है, लेकिन इसकी संभावना लगभग शून्य है। और जब इसे बनाते हैं तो तापमान, मात्रा और जड़ी की दर सब बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इसके लिए असीम प्रयोग, अनुभव और आत्मिक दृष्टि चाहिए। यही कारण है कि हर औषध रसायन जे अल्केमिस्ट को एक गुरु चाहिए। अकेले प्रयोग करते करते तो एक जीवन भी कम पड़ जाए। इसलिए पूरे दौची महाद्वीप की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन कम से कम जियामा साम्राज्य में इस तरह का आधार अमृत और कोई नहीं बना सकता। यज्ञाचार्य की आवाज में गर्व झलकने लगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जो साधारण सा मिश्रण उसे दिखता था, उसके पीछे इतनी जटिलता छिपी थी। अब उसे समझ आया कि रसायन विद्या कितनी गहरी और रहस्यमयी है। यही कारण था कि एक रसायन जीन को पूरे महाद्वीप में सबसे प्रतिष्ठित पेशा माना जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन के मन में एक योजना आई। गुरुजी, मैं घटिया आधार अमृत से अभ्यास नहीं करना चाहता, बल्कि उसे नीलामी में बेचूंगा। भले ही इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसे बेचने के बाद मेरे पास काफी धन होगा और फिर मैं उच्च गुणवत्ता की जड़ी बूटियां खरीदकर बेहतर आधार अमृत बना सकूंगा। यज्ञाचार्य ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, रसायनजों द्वारा अपनी औषधियां बेचना आम बात है, और आधार अमृत तो वैसे भी सबसे निम्न श्रेणी की औषधि है। बेचने में कोई हानि नहीं। गुरुजी की अनुमति मिलते ही अर्जुन ने तुरंत तैयारी की और कमरे से निकल पड़ा, क्योंकि इस बार उसे उच्च गुणवत्ता की जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं थी। उसने दवा दुकान से सबसे सस्ती नील धूम घास और अस्थि धो पुष्प खरीदे और राक्षसी कोड़ के लिए हरित चूहा दैत्य कोड़ ले लिया, जो सबसे सस्ता था। सारी सामग्री खरीदने के बाद अर्जुन एक सुनसान गली में गया, जहां यज्ञाचार्य ने अपने आत्मिक रूप से उन जड़ी बूटियों को आधार अमृत में बदल दिया। इस बार का आधार अमृत पिछली बार की तुलना में कहीं कम प्रभावी था और उसका रंग भी बदल गया था, पारदर्शी हरे से बदरंग गाढ़े हरे में। जब वह औषधि, जो आधी मुट्ठी के बराबर थी, सफेद जेड की बोतल में रख दी गई, तब अर्जुन ने लंबी सांस ली। बोतल को सुरक्षित छिपाकर अर्जुन गली से बाहर निकला और सीधा वुतान नगर की सबसे बड़ी नीलामी सभा की ओर दौड़ पड़ा।